हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शक्ति सिंह एक बार फिर उपस्थित हूं डॉक्टर शक्ति सिंह क्लासेस के थ्रू। आज मैं आपको दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के विद्यालय प्रशासन, विद्यालय प्रबंधन एवं नेतृत्व से संबंधित जो पेपर है EDU 106, उसमें एक तो बहुत बेहतरीन टॉपिक है, उसका नाम है शैक्षिक नियोजन। तो शैक्षिक नियोजन क्या होता है, आज मैं उसकी चर्चा करूँगा। ये मैं आप लोगों को जो परीक्षा संबंधी कैसे आप परीक्षा में लिखेंगे उसकी जानकारी दे रहा हूं। तो मैं अधिकतर चीज़ों को हेडिंग के रूप में दे रहा हूं, क्योंकि परीक्षा में जब हेडिंग के रूप में कोई चीज़ रहती है तो वो आसान होती है लिखने में। तो वो इसी हेडिंग्स के रूप में मैं बता रहा हूं आपको शैक्षिक नियोजन क्या है। तो आपने देखा होगा कि एक प्रकार से शैक्षिक नियोजन होता क्या है। देखिए, विद्यालय एक संगठन होता है जहाँ पर भौतिक संसाधन और मानवीय संसाधन होते हैं। अब इन भौतिक संसाधन का और मानवीय संसाधन का उपयोग किस प्रकार से करना है, कैसे करना है, इसकी चर्चा करना ही शैक्षिक नियोजन है। शैक्षिक नियोजन कुछ अलग बात नहीं है। मतलब स्कूल में, विद्यालय में जो भी क्रियाकलाप होते हैं वो क्रियाकलाप कैसे होंगे, कौन एडमिशन लेगा, कौन परीक्षा कराएगा, कौन क्लास में पढ़ाएगा, कब पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा। भाई, बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है, उनका शारीरिक विकास, उनका मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास, नैतिक विकास, चारित्रिक विकास, ये सारे डेवलपमेंट करना है। सर्वांगीण विकास करना है, व्यक्तित्व को निखारना है, व्यक्तित्व का विकास करना है। तो इस सब के लिए हमारे विद्यालय के जो भौतिक संसाधन होता है और मानवीय संसाधन, भौतिक संसाधन मैंने चर्चा की आपको, विद्यालय की जो बिल्डिंग्स होती हैं, कक्षा कक्ष होते हैं, क्लासरूम होते हैं, स्टाफ रूम होते हैं, प्रयोगशालाएँ होती हैं, पुस्तकालय होते हैं, अब बाग बगीचे होते हैं। ये सारी जो भी चीज़ें होती हैं इन सब का नियोजन किया जाता है। और कॉलेज में जो आपके मानवीय संसाधन के अंतर्गत जो आपके प्रिंसिपल होते हैं, प्रिंसिपल एक ही होता है, और टीचर्स होते हैं, बाबू होते हैं, क्लर्क होते हैं, पियून होते हैं, यानी ओवरऑल कर्मचारी करते हैं होते हैं। ये सब अपना अपना काम करते हैं। इनको तृतीय श्रेणी के कर्मचारी है ना, द्वितीय श्रेणी के कर्मचारी है ना, टीचर, इन सबको डिवीज़न किया गया है। ये लोग सब मिलकर काम करते हैं। अब वो काम करेंगे कैसे, कौन एडमिशन लेगा है ना, कौन पढ़ाएगा है ना, पढ़ाने के साथ साथ कौन अभिलेखों को सुरक्षित रखेगा, और कौन परीक्षा लेगा, कैसे परीक्षा लेगा, बच्चे कब आएंगे, कैसे आएंगे, सब पूरा समय सारणी के साथ पूरा विद्यालय का संगठन चलता है रहता है। विद्यालय एक संगठन की भांति चलता है। जैसे मनुष्य होता है, उसके अंग होते हैं, वैसे ही विद्यालय के भी अंग होते हैं। तो भौतिक संसाधन और मानवीय संसाधन ये सब मिलकर बच्चों का सर्वांगीण विकास करते हैं। समाज ने विद्यालयों की स्थापना बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए ही की थी। तो आज हम लोग चर्चा करते हैं शैक्षिक नियोजन क्या है। तो शैक्षिक नियोजन का मतलब योजना बनाना। योजना अब किसके लिए, शिक्षा नियोजन, यानी शैक्षिक नियोजन मतलब शिक्षा से संबंधित नियोजन, यानी किसी स्कूल को चलाने के लिए जो भी योजना बनाई जाती है, और फिर उस योजना को हम लोग क्या करते हैं, योजना बनाते हैं, फिर उसको क्रियान्वयन करते हैं, फिर उसको आगे बढ़ाते हैं, फिर कोई कमियां पाई जाती हैं, उन कमियों को हम लोग दूर करते हैं, फिर लगातार आगे बढ़ाते रहते हैं। इस प्रकार शैक्षिक नियोजन का मतलब क्या है, तो शिक्षक नियोजन को समझते हैं हम लोग कि शिक्षा के क्षेत्र में, शैक्षिक नियोजन कहाँ होता है, शिक्षा के क्षेत्र में होता है। अब क्या करना है, कैसे करना है, यानी विद्यालय में कैसे काम करना है, अब क्या काम करना है, और किसके द्वारा कौन सा काम करना है। तो यानी कि यहाँ पर मैंने बताया शिक्षा के क्षेत्र में क्या करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा करना है, किसके द्वारा किया जाना है, इन सब का पूर्व निर्धारण करना ही शैक्षिक नियोजन है। यानी कि विद्यालय में भाई पठन पाठन होता है, तो पठन पाठन में शिक्षकों की क्या स्थिति है, कर्मचारियों की क्या स्थिति है ना, अन्य लोगों की क्या स्थिति है, यानी कि भौतिक संसाधन और मानवीय संसाधन को हम लोग यूज करते हैं, उनकी व्यवस्था करते हैं, वह कैसे काम करेंगे जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। तो शिक्षा के क्षेत्र में क्या करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा करना है, इसका पूर्व निर्धारण ही शैक्षिक नियोजन कहलाता है। यह एक सचेत व्यवस्थित प्रक्रिया होती है। यानी कि सचेत का मतलब ये मतलब एक प्रकार सजीव की तरह चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके द्वारा संस्था के शैक्षिक लक्ष्य, शिक्षा की जो संस्था होती है, विद्यालय होता है, स्कूल होता है, उसके शैक्षिक लक्ष्य क्या होते हैं, बच्चों का सर्वांगीण विकास, बच्चे रोजगार को प्राप्त करें, बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, बच्चों का शारीरिक डेवलपमेंट, मानसिक डेवलपमेंट है ना, बौद्धिक डेवलपमेंट, नैतिक डेवलपमेंट, चारित्रिक डेवलपमेंट, सामाजिक डेवलपमेंट, सांस्कृतिक डेवलपमेंट, यही शिक्षक है ना, शैक्षिक लक्ष्यों को पाना है।
और इसके लिए उपलब्ध साधनों का अधिकतम उपयोग। जब उपलब्ध साधन मैंने आपको बताया कि विद्यालय के जो भौतिक संसाधन और मानवीय संसाधन, भाई विद्यालय में अच्छा पठन पाठन हो, अच्छे शिक्षक हों, अच्छी बिल्डिंग्स हों, अच्छी सुविधाएं हों, अच्छा पेयजल की व्यवस्था, अच्छे शौचालय की व्यवस्था, अच्छे वाचनालय व्यवस्था, पुस्तकालय की व्यवस्था, अच्छी लेबोरेटरी हो, प्रयोगशाला हो, पुस्तकालय हो, अच्छे खेल के मैदान हों, है ना, अच्छे ऑडिटोरियम हों और सभागार हों, बच्चों को पाठ्यगामी क्रिया करने का अवसर मिले, यानी बच्चों का अंदर जो भी प्रतिभाएं होती हैं उन सबको अवसर मिले, तो वही शैक्षिक नियोजन है। पर तो शैक्षिक नियोजन एक प्रकार से पूरे वर्ष भर के कार्यक्रम जो भी है ना संपन्न होते हैं किसी स्कूल में, विद्यालय में, उनकी योजना होती है और योजना को कैसे काम करेंगे इसके बारे में चर्चा की जाती है। अब आते हैं शैक्षिक नियोजन की ज़रूरत क्यों पड़ी। आखिरकार शैक्षिक नियोजन की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो भाई यहाँ बताना है शैक्षिक नियोजन की ज़रूरत क्यों पड़ी। भाई देखो, जब तक योजना नहीं कर बनाओगे तब तक कोई भी विद्यालय, कोई भी स्कूल अच्छे से नहीं चल पाएगा, वो अपने लक्ष्यों को नहीं प्राप्त कर पाएगा। ना तो उनके बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा, ना व्यक्तित्व का विकास होगा, ना उनका शारीरिक डेवलपमेंट होगा, ना मेंटल डेवलपमेंट होगा, ना बौद्धिक, ना नैतिक, ना चारित्रिक, ना समाचार, यानी किसी भी प्रकार के लक्ष्य को आप नहीं पा सकते हैं। इसलिए नियोजन की ज़रूरत क्यों है। पहला है लक्ष्यों की स्पष्टता। लक्ष्य स्पष्ट होने चाहिए, अर्थात यदि आपके लक्ष्य स्पष्ट नहीं हैं, ठीक है, तो यानी कि लक्ष्यों की स्पष्टता का मतलब है कि स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए कि इस संस्था का उद्देश्य का नियोजन हम कर रहे हैं तो किस लक्ष्य को प्राप्त करें। भाई बच्चों को नौकरी मिले, रोजगार मिले, बच्चों का सर्वांगीण डेवलपमेंट हो, बच्चों में जो भी विकास के माध्यम जो 3D रीडिंग राइटिंग है ना, उनमें स्किल्स डेवलप हों, उनमें कौशल डेवलप हों, जीवन के प्रति, समाज के प्रति, है ना। तो ओवरऑल कहें तो सर्वांगीण विकास जो भी करना है यही उसकी संस्था के लक्ष्य होते हैं। अब संसाधनों का अधिकतम उपयोग। भाई संसाधनों का अधिकतम उपयोग, किसी भी विद्यालय के संसाधनों का अधिकतम उपयोग आप तभी कर पाएंगे जब योजना बनाएंगे। भाई पता चला, आपने देखा होगा बहुत सारे स्कूल्स की बिल्डिंग्स खराब हो जाती है संसाधनों का उपयोग न करने पर, कीड़े, है ना, बहुत सारे उपकरण को कीड़े ही खा जाते हैं, खेल की सामग्री खराब हो जाती है ना, फर्नीचर खराब हो जाता है, उनका उचित रख रखाव नहीं होता है। तो इन सब का अगर संसाधनों के लिए आप योजना बनाएंगे, विद्यालय के लिए योजना बनाएंगे, तो आप उन संसाधनों का अच्छे से अधिकतम प्रयोग करोगे, बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा। अब आता आर्थिक मितव्ययता। भाई देखिए, अब पैसा खर्च होना है, संस्था में जो भी फंड आता है, पैसा आता है ना, बच्चों से फीस ली जाती है, तमाम मदों से, सरकार से जो भी सहायता मिलती है, अब पैसा आपके पास है। अब उस पैसे को हमको खर्च करना है, संस्था की साल भर खर्च करना है। तो मितव्ययता का मतलब सही दिशा में पैसा खर्च करना, ताकि हमारे उद्देश्य प्राप्त हो। ऐसा ना हो कि हम लोग अनलिमिटेड पैसा खर्च करें, उल्टा सीधा पैसा खर्च करें, है ना, करप्शन हो, भ्रष्टाचार हो, ये सब ना हो। हमको जो भी हमको पैसा मिले उस पैसे के माध्यम से हम, है ना, संस्था का सर्वोत्तम डेवलपमेंट करने के लिए प्रयास करें, है ना, तो उस पैसे का सदुपयोग करें संस्था के विकास में, है ना, बच्चों के सर्वांगीण विकास में। अब तीसरा होता है समय का प्रबंधन, ठीक है। अब नियोजन से क्या होता है, समय का प्रबंधन हो जाता है। अब भाई पता चला कोई मन मर्जी का काम करे, कोई कब परीक्षा लेने लगे, कब कोई क्लास पढ़ाने लगे, है ना, तो भाई विद्यालय में कब प्रवेश होंगे, कब परीक्षा होगी, कब क्लास चलेगी, कब प्रैक्टिकल होगा, तो ये सारे काम हमको क्या करने पड़ते हैं, नियोजन से ही मैनेज होते हैं, ठीक है। और नियोजन से क्या होता है, गुणवत्ता में सुधार होता है। गुणवत्ता किसकी गुणवत्ता, तो गुणवत्ता कैसी गुणवत्ता, तो गुणवत्ता की हम लोग चर्चा करते हैं। तो गुणवत्ता का मतलब होता है कि क्वालिटी कब आएगी, अच्छी पठन पाठन कब होगा, अच्छे लक्ष्य कब प्राप्त होंगे, सर्वांगीण विकास बच्चों को कब होगा, तो इससे क्वालिटी इंप्रूव होती है, बच्चों में, है ना, प्रतिभाओं डेवलप होती हैं, प्रतिभाओं को अवसर मिले। तो गुणवत्ता सुधार भी शैक्षिक नियोजन से होता है। भविष्य की तैयारी करना है, तो भविष्य की तैयारी भी हमें भविष्य के लिए योजना बनानी पड़ेगी। बिना योजना के हम भविष्य के लिए भी तैयार नहीं कर पाएंगे। तो हमें बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है, आज हम ऐसे हैं, कल हम ऐसे होंगे, तो कल ऐसा होने के लिए हमको योजना बनानी पड़ेगी। बिना योजना के हम कभी सफल नहीं हो पाएंगे। अब आता है समुदाय की आवश्यकता, ठीक है। तो नियोजन करना समाज की आवश्यकता है, क्योंकि किसी भी विद्यालय की क्वालिटी को पूरा समाज देखता है कि उसमें दम है या नहीं है। भाई स्कूल क्या कर रहा है, स्कूल अच्छा काम कर रहा है, अच्छा पठन पाठन हो रहा है, बच्चों का सर्वांगीण विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये समुदाय की आवश्यकता है। यानी शैक्षिक नियोजन करना समाज की ज़रूरत है, क्योंकि विद्यालय समाज ने ही तो स्कूल को बनाया है, विद्यालय को बनाने वाला कौन है, समाज। तो समुदाय की ज़रूरत के अकॉर्डिंग आपको ढलना पड़ेगा। अब आता है अवसरों की समानता, ठीक है। अब योजना करने से क्या होता है कि काम का बंटवारा सही होता है।
सभी कर्मचारियों को, सभी शिक्षकों को बराबर काम दिया जाता है। भाई अवसर सबको बराबर मिलते हैं। यदि आप काम नहीं बांटेंगे सबको, किसी को काम ज़्यादा देंगे, किसी को काम कम देंगे, तो ये भेदभाव नहीं होगा। अवसर सबको समान मिलने चाहिए। और अगला है अराजकता पर रोक। अच्छे नियोजन से क्या होता है, अराजकता पर रोक हो जाती है। मतलब कि कोई है ना कुछ भी करे, कोई मनमर्जी का काम करे, है ना, उस सब पे रोक लग जाती है। सबको काम डिवाइड हो जाता है। जिसको जो काम मिला होता है उसकी जवाबदेही तय हो जाती है और उसी काम को वैसे ही करता है। ठीक है। अब आते हैं राष्ट्रीय विकास। ठीक है। अच्छे शैक्षिक नियोजन से ही राष्ट्र का विकास संभव होता है। अगर आप भाई जो भी राष्ट्र की जो भी आकांक्षाएं होती हैं, राष्ट्र जो भी परिवर्तन चाहता है, वो परिवर्तन शिक्षा में करता है। शिक्षा से समाज में बदलाव आता है, शिक्षा से ही परिवर्तन आते हैं। इसलिए जो भी परिवर्तन किए जाते हैं वो सारे परिवर्तन हमारे है ना शैक्षिक नियोजन के द्वारा किए जाते हैं। अगला है मानव शक्ति का नियोजन। ठीक है। अब मानव शक्ति का मतलब है कि विद्यालय में जो मानवीय संसाधन होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, है ना, कर्मचारी होते हैं, आपके चपरासी होते हैं, उन सबको हम कब परीक्षा में लगाएं, परीक्षा का काम लें, कब उनसे हम लोग क्लास का काम लें, कब किसी कार्यक्रम में लगाएं, तो सबका कार्य का डिवीजन हो जाता है और मानव शक्ति का नियोजन हो जाता है। पता चले किसी को काम मिले, किसी को काम ही ना मिले। ठीक है। अगला आता है पाठ्यक्रम का विकास। ठीक है। तो अब पाठ्यक्रम के विकास की बात करते हैं। तो बिना भाई जब तक हम शिक्षा के क्षेत्र में नियोजन नहीं करेंगे, योजना नहीं बनाएंगे, तब तक हम पाठ्यक्रम का डेवलपमेंट नहीं। भाई कौन सी क्रियाएं बच्चों को सिखाएं, कौन सी पाठ से आगामी क्रियाओं को रखें, कौन सी जरूरी है, कौन सी जरूरी नहीं है, इन सब की चर्चा हम तभी कर पाएंगे जब हम लोग अच्छा नियोजन करेंगे। तो पाठ्यक्रम का विकास भी नियोजन के द्वारा होता है। अब चर्चा होती है कि मूल्यांकन, है ना। तो मूल्यांकन, भाई शैक्षिक नियोजन, आपने कोई योजना बना दी, यदि आप उसका मूल्यांकन नहीं करेंगे, उसमें क्या कमियां हैं, क्या खूबियां हैं, जब तक आप मूल्यांकन नहीं करेंगे तब तक आपको सब पता ही नहीं चलेगा हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। तो लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, शैक्षिक नियोजन की सफलता के लिए, है ना, हमें मूल्यांकन बहुत आवश्यक है। ठीक है। अब आते हैं समन्वय। समन्वय क्या है, बहुत सारे विवाद भी होते हैं, कंट्रोवर्सी भी होती हैं, विचारधाराएं अलग अलग होती हैं, चाहे शिक्षक हो चाहे कर्मचारी हो, तो बहुत सारे विवाद होते हैं। तो उस विवादों में क्या होता है, कभी किसी के व्यक्तिगत द्वेष भी होते हैं, व्यक्तिगत विवाद भी होते हैं आपस में, शिक्षकों के, कर्मचारियों के। तो उनको क्या करना पड़ता है, समन्वय करना पड़ता है। उन्हें समझाना पड़ेगा कि ये विद्यालय है, यहाँ पर आपके व्यक्तिगत लड़ाई झगड़े के लिए कोई जगह नहीं है। आपको मिलजुल कर संस्था के हित में काम करना है, बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है, यानी समन्वय। शैक्षिक नियोजन से ही समन्वय आएगा, किसको किसके साथ रखें, किसको किसके साथ नहीं रखें। अब आता है रोजगारोन्मुख शिक्षा। अगर हमें अपने कॉलेज के बच्चों को, स्कूल के बच्चों को, है ना, शिक्षा देनी है जिससे वो रोजगार को प्राप्त करें, तो इसके लिए हमको कौशल विकास की शिक्षा देनी पड़ेगी। उनमें कुछ स्किल होंगे, स्किल से उनको काम मिलेगा और काम मिलेगा तभी उनको रोजगार मिलेगा। तो ऐसी शिक्षा हो जिसमें रोजगार की संभावना हो। अगला पॉइंट है नवाचार। ठीक है। तो अच्छा शैक्षिक नियोजन, ठीक है, में नवाचार की ज़रूरत होती है। नवाचार का मतलब बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हमको नए नए तरीक़ों से पढ़ाना है, नए नए चीज़ों को बताना है। अब जैसे एआई का युग आ गया, अब एआई से हर चीज़ बतानी है ना। तो एआई गलत भी बता सकता है, सही भी बता सकता है। तो इसको सही सुधार करने की जिम्मेदारी किसकी है, शिक्षक की है। तो नवाचार का जब शिक्षक प्रयोग करे तो वो उसको ध्यानपूर्वक करे, बहुत ध्यान से करे, अध्ययन करके करे। ठीक है। तो नवाचार मतलब नए नए तरीक़ों से। तो शिक्षा के क्षेत्र में नए नए तरीके आते हैं, नए नए पढ़ाने के रोज, है ना, वो तरीके आते हैं। तो इसलिए नवाचार की आवश्यकता पड़ती है। अब आते हैं हम लोग निर्णय लेने में सहायक। अब कॉलेज का निर्णय लेने वाला कौन होता है, प्रिंसिपल होता है। अब उसके पास भौतिक संसाधन है और मानवीय संसाधन है। जब भौतिक संसाधन और मानवीय संसाधन, कहाँ परीक्षा में किस शिक्षक को ड्यूटी देना है, एग्ज़ाम में क्लास में किस शिक्षक को ड्यूटी देना है ना, तो वरिष्ठता के आधार पर भी तय करते हैं और वर्किंग कल्चर के आधार पर भी तय करते हैं, है ना, किस शिक्षक को कौन सा काम देना है, किस सब्जेक्ट को पढ़वाना है किसी शिक्षक से, और कौन सा काम हम उनसे ले सकते हैं। तो भाई शिक्षकों में, कर्मचारियों में जो प्रतिभाएं होती हैं, उनके स्किल होते हैं, जो उनके व्यावसायिक स्किल होते हैं, उन व्यावसायिक स्किल का मतलब कॉलेज में जो अच्छे काम कर सकते हैं, उन कामों को ध्यान में रखते हैं, उनको निर्णय ले सकते हैं। तो शैक्षिक नियोजन में ही निर्णय ले सकते हैं, सबको काम देना है। अब अनुशासन, ठीक है। तो अच्छा शैक्षिक नियोजन अनुशासन में भी सहायक होता है ना। अच्छा शैक्षिक नियोजन से क्या होगा, है ना, अनुशासन की स्थापना हो जाएगी। यानी अगर आप अच्छा नियोजन करेंगे
तो अनुशासन की स्थापना भी हो जाएगी, चाहे अनुशासन चाहे शिक्षकों का हो, चाहे कर्मचारियों का हो, चाहे बच्चों का हो। और पारदर्शिता, ठीक है। अब अच्छे नियोजन से क्या होता है कि विद्यालय की जो कार्य प्रणाली होती है, चाहे वो शिक्षकों को लेकर हो, चाहे बच्चों को लेकर हो, चाहे कर्मचारियों को लेकर हो, उनमें पारदर्शिता आ जाती है। किसी तरह का कोई किसी को ब्लेम नहीं लगाता है, आरोप नहीं लगाता है। तो पारदर्शिता भी जरूरी है ना। शैक्षिक नियोजन की आवश्यकता है पारदर्शिता लाने के लिए, संस्था में पारदर्शिता आ जाएगी। सतत विकास, संस्था का अगर सतत विकास करना है तो उसके लिए शैक्षिक नियोजन बहुत जरूरी है। अब वर्तमान में आज की परिस्थिति में क्या है कंडीशन स्कूल की, कल की स्थिति में कैसी होगी, परसों कैसी होगी, तो इसके लिए सतत विकास करना है तो हमें अच्छा योजना और नियोजन करना होगा, ठीक है। अब आता है शैक्षिक समस्याएं। अब बहुत सारी शैक्षिक समस्याएं आती हैं विद्यालय में, स्कूल में बहुत, कभी बजी स्कॉलर से संबंधित, कभी परीक्षा से संबंधित, कभी किसी का नाम गलत हो गया, कभी किसी की मार्कशीट गुम हो गई, तमाम तरह के विवाद, कभी किसी प्रैक्टिकल छूट गया, किसी ने एग्जाम छोड़ दिया, तो तमाम विवाद होते हैं, बहुत सारी शैक्षिक समस्याएं आती हैं। उन शैक्षिक समस्याओं के समुचित समाधान के लिए आपको शैक्षिक नियोजन बहुत अनिवार्य है। और अगला है प्रशासकीय कार्यों की जांच। देखिए, अब प्रशासकीय कार्य यानी शैक्षिक नियोजन की जरूरत क्या है? शैक्षिक नियोजन की जरूरत इसलिए है क्योंकि शैक्षिक नियोजन के माध्यम से ही आप विद्यालय की प्रशासन की जांच कर सकते हैं, विद्यालय की कार्यप्रणाली को देख सकते हैं कि शिक्षकों का व्यवहार कैसा है, बच्चों का व्यवहार कैसा है ना, कर्मचारियों का व्यवहार कैसा है, और क्या उत्पादकता है कॉलेज की, बच्चों का सर्वांगीण विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस सब की जानकारी आपको मिल जाती है। यानी शैक्षिक नियोजन की आवश्यकता क्यों है? तो शैक्षिक नियोजन की आवश्यकता स्कूल के लक्ष्यों को प्राप्त करना है, जो साधन है उनका अधिकतम उपयोग करना है, हमें पैसे का सही इस्तेमाल करना है ना, समय और आवश्यकता के हिसाब से ज़रूरी चीज़ों पर फोकस करना है, समय का हम लोग प्रबंधन कर सकते हैं और स्कूल विद्यालय की गुणवत्ता में हम लोग सुधार कर सकते हैं और भविष्य की तैयारी भी हम शैक्षिक नियोजन के माध्यम से कर सकते हैं। ये सामुदायिक आवश्यकता है क्योंकि हमको समाज का डेवलपमेंट करना है तो विद्यालय के माध्यम से ही करना, और सभी को अवसर भी प्राप्त होते हैं, अराजकता पर रोक हो जाती है, कर्मचारी अपनी मनमर्जी से काम नहीं कर सकते हैं बल्कि वो शैक्षिक नियोजन के अनुरूप ही काम करते हैं। राष्ट्रीय विकास भी होगा तो शैक्षिक नियोजन से होगा, क्योंकि जो भी परिवर्तन, शिक्षा में परिवर्तन ही राष्ट्र को, है ना, राष्ट्रीय विकास को प्रेरित करते हैं। मानव शक्ति का नियोजन होगा, मानव शक्ति को यानी शिक्षक कर्मचारियों से कैसे काम लेना है, पाठ्यक्रम का डेवलपमेंट, पाठ्यक्रम क्या है? अनुभव, मानव जाति के अनुभव ही पाठ्यक्रम है, और जो नए नए अनुभव मिलेंगे हम उन अनुभवों को अपडेट करेंगे, सुधार करेंगे, क्योंकि ज़रूरत के हिसाब से हम लोग उसमें परिवर्तन करेंगे तो योजना से ही परिवर्तन होगा। मूल्यांकन करेंगे, संस्था कैसा काम कर रही है, कैसा काम नहीं कर रही है, गलत कर रही है, सही कर रही है, कैसे कर रही है, इसका भी हम लोग मूल्यांकन कर लेंगे। समन्वय, अब समन्वय किसका करना है? भौतिक संसाधन और मानवीय संसाधन, आपस में वाद विवाद शिक्षकों के हों चाहे बच्चों के हों चाहे कर्मचारी हों, हमको कोऑर्डिनेशन भी करना है तो शैक्षिक योजना से करेंगे। रोजगार की बात कही मैंने, तो रोजगार का मतलब क्या हुआ भाई? रोजगार देना किसको? बच्चों को रोजगार देना है। ये बच्चों को रोजगार देना तो हमको ऐसी शिक्षा बनानी पड़ेगी जिससे बच्चों को रोजगार मिले, उनके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप हो, है ना। जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप होगा, कलात्मक दृष्टिकोण डेवलपमेंट होगा तो तभी वो रोजगार को प्राप्त करेंगे, स्किल होंगे उनमें। नवाचार, नए नए तरीक़ों से पढ़ाना है, नई नई चीज़ों से परिचित कराना है बच्चों को, है ना। और निर्णय लेने में सहायक, भाई देखिए शैक्षिक नियोजन होगा तो निर्णय हम भाई पिछले में क्या गलतियां करें, इस बार क्या गलतियां नहीं करनी है, उसी हिसाब से हम लोग शैक्षिक नियोजन करेंगे, निर्णय लेंगे। सतत विकास करना है, चाहे अनुशासन लाना हो चाहे पारदर्शिता लानी हो। संस्था में अनुशासन लाना है तो नियोजन जरूरी है, संस्था में अगर पारदर्शिता लानी है तो नियोजन जरूरी है ना। सतत विकास, पारदर्शिता से उंगली नहीं उठती है ना। सतत विकास, संस्था का लगातार विकास करना है, क्योंकि संस्था का भी, व्यक्ति मरेगा लेकिन संस्था कभी हमेशा जिंदा रहेगी, ठीक है। अब शैक्षिक समस्या, बहुत सारी शैक्षिक समस्याएं आती हैं, उन शैक्षिक समस्याओं के समाधान के लिए भी आप शैक्षिक नियोजन की जरूरत होती है। अगला है प्रशासकीय कार्यों की जांच। अब प्रशासकीय कार्य का मतलब जो शासन है वो भी आपके कार्यों की जांच करेगा, तो इस आधार पर करेगा। तो ये थे शैक्षिक नियोजन की आवश्यकता। अब हम लोग चर्चा करते हैं शैक्षिक सिद्धांत, शैक्षिक नियोजन के सिद्धांत। शैक्षिक नियोजन सिद्धांत, अभी मैंने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या करना है, कैसे करना है और कौन करेगा, कैसे करेगा, ये सब पूर्व निर्धारित करना ही शैक्षिक नियोजन है। ये एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, सचेतन प्रक्रिया है, सचेत प्रक्रिया है। इससे क्या होता है, संस्था जो होती है वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करती है, और संस्था के लक्ष्य क्या हैं भाई? बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है, तो कैसे करें, कौन करेगा, क्या करना है, योजना कैसे बनाना। इसके लिए आपको योजना जो भी प्लान बनानी होती है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, उनका मानसिक विकास, भौतिक विकास, है ना, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास, ये सारे ओवरऑल कहें तो सब व्यक्तित्व को डेवलपमेंट करना, सर्वांगीण विकास करने के लिए हमको करना क्या होगा, है ना। तो किन बातों का ध्यान रखना है, जिन बातों का ध्यान रखना उसी को हम लोग से
है ना, शैक्षिक नियोजन का सिद्धांत। यानी हमको किन किन बातों को ध्यान रखना है, ठीक है, किन सिद्धांतों का हमको ध्यान रखते हुए ही काम करना है, ठीक है। तो शैक्षिक नियोजन का सिद्धांत, तो शैक्षिक नियोजन का सिद्धांत का मतलब क्या हुआ, शिक्षा के क्षेत्र में हमको नियोजन करते यानी विद्यालय की योजना बनाते हुए हमें किन बातों का ध्यान रखना। पहला उद्देश्य, उद्देश्य पूर्णता का, यानी संस्था का उद्देश्य क्या है। भाई संस्था का उद्देश्य क्या है, संस्था के उद्देश्य को ध्यान में रखना है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास कैसे हो, शारीरिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ये जो सर्वांगीण विकास करना है। तो संस्था का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य के अकॉर्डिंग हमको नियोजन करना है। लचीलापन, हमने उद्देश्य के अकॉर्डिंग कर लिया, लेकिन समय काल परिस्थिति के अकॉर्डिंग भी हमें कभी कभी परिवर्तन करने होते, इसलिए हम कहते हैं लचीलेपन का सिद्धांत। लचीलेपन में क्या होता है, हम अपने लक्ष्यों को, टारगेटों को बदल लेते हैं, है ना, हम चेंज कर सकते हैं उसमें, ठीक है। अगला है निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का मतलब नियोजन जरूरी है, नियोजन में भी नियोजन करने होंगे। अरे कब एडमिशन होगा, कब परीक्षा होगी, कब क्लास चलेगी, कभी कभी परिस्थितियाँ आ जाएंगी, कब छुट्टी हो जाएगी, छुट्टी के बाद हमको कैसे कर, हमको योजना की योजना बनानी होगी, है ना। विद्यालय के सफल संचालन के हमको निरंतर योजना बनानी। तो निरंतरता का सिद्धांत कहता है कि हमको लगातार नियोजन करना है। अगला आता सहभागिता का सिद्धांत। तो सहभागिता का सिद्धांत क्या है, नियोजन ऐसे करना है कि सबका सहयोग मिले, चाहे विद्यालय के कर्मचारी, शिक्षक बंधु, है ना, प्यून से प्रार्थी, सबका सहयोग लेना, सबकी सहभागिता हो। तो नियोजन बनाते समय सबकी सहभागिता का सिद्धांत। अगला था प्राथमिकता। अब काम तो बहुत सारे होते हैं स्कूल में, विद्यालय में, लेकिन किन को प्राथमिकता देना है। प्राथमिकता का मतलब जिनको आपको करना जरूरी है, जिन जरूरी, यानी जिसे कहते हैं प्राथमिकता का सिद्धांत, ठीक है। यथार्थवाद का सिद्धांत। यथार्थवाद का सिद्धांत क्या कहता है, यथार्थवाद का मतलब वास्तव में क्या है और आदर्श क्या है। तो हमें चीज़ों को वास्तव रूप में देखना है कि वास्तव में इस लक्ष्य को हम पा सकते हैं कि नहीं पा सकते, वास्तव में ये नियोजन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, वास्तव में इसकी योजना क्या है। तो इसे कहते हैं यथार्थवाद का सिद्धांत। अब आते हैं व्यापकता का सिद्धांत, ठीक है। तो नियोजन ऐसा हो कि पूरे स्कूल के ओवरऑल व्यापक सभी क्षेत्रों को वो कवर कर ले, यानी सभी बिंदुओं पर आपको योजना बनानी पड़ी। तो इसे व्यापकता का सिद्धांत कैसे। अब आते हैं एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत का मतलब होता है कि विद्यालय के बहुत सारे क्रियाकलाप, है ना, में आपस में कोरिलेशन होता है, आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो एकीकरण का मतलब होता है कि आपस में एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं, आपस सब जुड़े हुए हैं। आप बच्चे को स्कॉलर भी का फॉर्म भी भरना है, बच्चे को क्लास भी करनी होती है, बच्चे को पुस्तकालय भी जाना है, बच्चे को लेबोरेटरी भी जाना है। तो ये सब आपस में जुड़े होते हैं। बस इसीलिए क्या होता है, कार्यों का डिवीजन किया जाता है कि ये बाबू स्कॉलरशिप देखेंगे, ये पुस्तकें बांटेंगे, ये एडमिशन लेंगे, है ना। तो ये कार्यों का वितरण किया जाता है। तो इसलिए एकीकरण योजना हमें एकीकृत रूप में बनानी होती है कि बच्चा एक ही समय पर, है ना, सब जगह चला जाए और अपना काम करा ले और अपना सर्वांगीण विकास करे। अब आता आर्थिक दक्षता का नियोजन, है ना। तो आप आर्थिक दक्षता का मतलब नियोजन करते समय, है ना, जो विद्यालय के संसाधन हैं, भौतिक संसाधन, मानवीय संसाधन और आर्थिक संसाधन, कि हमको कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से। तो आर्थिक संसाधनों को कैसे खर्च करना है, इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो पैसा आएगा शुल्क के रूप में, उसको हम कहाँ कहाँ खर्च कर सकते हैं। तो वरीयता के आधार पर, प्राथमिकता के आधार पर हम खर्च करेंगे। तो इसके लिए आर्थिक दक्षता की ज़रूरत होती है, यानी आर्थिक रूप से निपुण, है ना, लोगों को ही आपको काम देना है। अगला आता है डाटा आधारित होने का, है ना, नियोजन सिद्धांत। तो डाटा का मतलब होता है पिछले साल हमारे क्या लक्ष्य थे, हमने कितने प्राप्त किए, है ना, और उस आंकड़ों को देखेंगे, पिछले 5 वर्ष के आंकड़ों को हम देखेंगे, और उन आंकड़ों को देखने के पश्चात कि संस्था ने अपने उद्देश्यों को कितना प्राप्त किया, कितने % बच्चे पास हुए, कितने % फेल हुए, क्या रिजल्ट रहा, कैसे काम किया। तो ये आंकड़े हैं। और कितने बच्चे थे, कितने बच्चों ने वजीफ़ा पाया, कितने नहीं पाया, ये सारे आंकड़े होते हैं। कितने ST के बच्चे, कितने ST के, OBC के, है ना, ये सारे बच्चे, ये सब आंकड़े के हैं। तो ये हम इन आंकड़ों के आधार पर ही कुछ निर्णय लेंगे। अगला है सरलता का सिद्धांत, ठीक है। हमें नियोजन करते समय जितना भी हम लोग सरल होंगे उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि चीज़ें जितनी सरलता से हो जाएँ, सहजता से हो जाए, उसी काम को बहुत कठिन नहीं बनाना चाहिए, बड़े की आसानी से हमको करने के प्रयास करना चाहिए। अगला है सामाजिक न्याय का सिद्धांत। सामाजिक न्याय के सिद्धांत का मतलब ये हुआ कि सबके साथ न्याय हो, यानी कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे अल्पसंख्यक भी होते हैं, SC भी होते हैं, ST भी होते हैं, OBC भी होते हैं, सामान्य भी होते हैं, EWS भी होते हैं, लड़के भी होते हैं, लड़कियां भी होती हैं। इन सब के साथ सामाजिक न्याय, यानी योजना बनाते समय इन सब बच्चों को भी ध्यान में रखना करके योजनाएं बनानी चाहिए। अगला आता है विकेंद्रीकरण। अब मैंने पहले बताया था केंद्रीकरण क्या होता है, विकेंद्रीकरण। तो विकेंद्रीकरण का मतलब होता है शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाए।
जब केंद्रीकरण का मतलब होता है जब सारी शक्तियां एक ही व्यक्ति के पास केंद्रित होती हैं, उसे हम केंद्रीकरण कहते हैं। एक ही व्यक्ति निर्णय लेता है। लेकिन जब शक्तियों को बांट दिया जाता है, यानी कि कॉलेज का प्रिंसिपल अलग निर्णय ले और विभाग वाले अलग निर्णय लें, इसे कहते हैं शक्तियों का बंटवारा, यानी विकेंद्रीकरण। तो विकेंद्रीकरण यानी योजना बनाते समय कुछ दायित्व प्रिंसिपल को खुद लेने चाहिए और कुछ दायित्व अपने साथियों को सौंप देने चाहिए, जिसे विकेंद्रीकरण। अगला है दूरदर्शिता का सिद्धांत। हमें योजना बनाते समय इस बात का ध्यान देना चाहिए कि दूरदर्शिता, हमें अपनी सोच दूरदर्शी रखनी चाहिए। भविष्य को ध्यान में रखते हुए हमें दूरदर्शी सोच के भविष्य में ऐसा हो सकता है, तो हमें दूरदर्शी सोच के अकॉर्डिंग है ना काम करना चाहिए। अगला आता है मूल्यांकन सिद्धांत। अब हमें योजना बनाते समय उस योजना का भी मूल्यांकन करना चाहिए। समय काल परिस्थिति के अकॉर्डिंग अगर हम मूल्यांकन करते रहेंगे तो हमारी योजना और अच्छे से सफल होगी। तो हमें मूल्यांकन करना जरूरी है कि सही है क्या है, गलत क्या है, ये हमें पता चल जाए। अब आता है संसाधन जुटाने का सिद्धांत। तो संसाधन जुटाने के सिद्धांत का मतलब क्या है? विद्यालय के बाद जो संसाधन पहले से हैं, अब इसमें और संसाधन कहाँ से जुटाए जाएँ और संसाधन कैसे बढ़ाए जाएँ। आज 4 बसें, कल 16 बसें है ना, तो बसों की संख्या बढ़ाना है ना, कमरों की संख्या बढ़ाना है, पुस्तकों की संख्या बढ़ाना है, खेल मैदान को अपडेट करना है। तो ये सब क्या है? संसाधन, हमारे जो भौतिक संसाधन, कर्मचारियों की नियुक्ति करना है, ये सब संसाधन जुटाना। तो हमें ऐसी योजना बनाए जिससे कि संसाधन में वृद्धि हो। प्रभावी संप्रेषण, योजना में प्रभावी संश्लेषण हो। जो प्रिंसिपल हो, योजना बनाने वाला हो, वो अपने समूह के साथ मिलकर सबसे बातचीत करे, शिक्षकों से भी बात करे, कर्मचारियों से बात करे, बच्चों से भी बात करे, तभी विद्यालय की योजना बनाए और योजना सफल होगी। तो संप्रेषण का मतलब सबसे बातचीत करके प्रभावी रूप से। अब मानवीय पक्ष का सिद्धांत, मानवीय पक्ष का सिद्धांत ये कहता है कि हम मानव हैं, अब मानव होने के नाते है ना, हमें मानवीय पक्ष का भी ध्यान रखना है। मानवीय पक्ष का मतलब क्या होगा? मानवीय पक्ष का मतलब बच्चे से कुछ गलती हो सकती है, कर्मचारी से भी कुछ गलती हो सकती है ना, कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है, नहीं हो सकती, किसी को व्यक्तिगत प्रॉब्लम हो सकती है, कोई बीमार भी हो सकता है, कोई कमज़ोर भी हो सकता है। तो यानी योजना बनाते समय हमें मानवीय पक्ष का ध्यान रखना चाहिए। कोई बीमार भी हो सकता है ना, किसी को प्रॉब्लम हो सकती है, ये बातों का मानवीय पक्ष का सिद्धांत। अब अगला है पर्यावरण अनुकूलन। ठीक है, तो पर्यावरण अनुकूलन का मतलब ये है कि हमको जब योजना बनाना है तो पर्यावरण के अनुकूल बनाना है। पर्यावरण का मतलब कभी गर्मी है, कभी ठंडी है, कभी बरसात है, तो हमें कब स्कूल का समय गर्मी के अकॉर्डिंग रखना है, कब बरसात में रखना है, कभी ठंडियों के अकॉर्डिंग रखना है। तो ये योजना बनाते समय हमें सर्दी, बरसात, गर्मी, इन सब बातों का भी ध्यान रखना है, एटमॉस्फेयर का भी ध्यान रखना है। अगला है विधिक अधिकार। ठीक है, तो अब विधिक अधिकार क्या है? तो शैक्षिक नियोजन बनाते समय हमें कानूनी रूप से इस बात का ध्यान रखना है कि जिस व्यक्ति की नियुक्ति जिस पद पे हुई है उसे वही काम देना है। शिक्षक का काम पढ़ाना है, बाबूगिरी करना नहीं है। उसी तरह बाबू का काम क्या है? बाबूगिरी करना है, ना कि है ना पढ़ाना है। तो इसी प्रकार जिसको जो काम सौंपा गया है वो अपना कानूनी रूप से योजना बनाते समय इस बात का भी ध्यान रखना है। अब आते हैं सामाजिक मूल्यांकन। ठीक है, तो चूंकि आपको पता है कि किसी भी स्कूल हो, कॉलेज हो, उस संस्था की चर्चा समाज में ज़रूर होती है। समाज वाले लोग उनके स्कूल के जो शिक्षक होते हैं उनकी चर्चा करते हैं, बच्चों की चर्चा करते हैं, बाबुओं की चर्चा करते हैं, कर्मचारियों की चर्चा करते हैं, स्कूल की चर्चा करते हैं, भौतिक संसाधनों की चर्चा करते हैं। तो इसलिए उनका सामाजिक मूल्यांकन समय समय पर करते रहते हैं, हमेशा करते रहते हैं किसी भी संस्था की, समाज के लोग। इसलिए हमें योजना सामाजिक मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए बनानी चाहिए। अब हमको नियोजन की मान्यताओं का सिद्धांत, तो किसी भी प्रकार के नियोजन हो, चाहे वो शैक्षिक हो, चाहे कोई भी व्यावसायिक नियोजन, कोई भी नियोजन हो, तो उसकी कुछ नियोजन की कुछ मान्यताएं होती, उन मान्यताओं को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और मान्यताओं को ध्यान में रखते ही योजना बनानी है। अगला है कि योजना का निर्माण। तो अब हमने क्या करना है? योजना का निर्माण भी करना है, फिर उनका क्रियान्वयन भी करना है, और क्रियान्वयन के साथ साथ हमें सभी स्तरों पर सहयोग की ज़रूरत भी होती है। तो योजना बना ली, अब योजना तो बना ली, फिर उसका क्रियान्वयन किया, तो ना तो शिक्षकों से सहयोग मिले, ना कर्मचारियों से सहयोग मिले, ना बच्चों से सहयोग मिले, तो क्या ऐसी शैक्षिक योजना सफल होगी? कभी सफल नहीं होगी। इसीलिए जब भी योजना बनाएं, अपने विद्यालय के भौतिक संसाधन, मानवीय संसाधन, सभी से बातचीत करके योजना बनाएं। क्रियान्वयन करते समय भी ध्यान रखें, मूल्यांकन करें क्या सही है ना। लचीलेपन के सिद्धांत के द्वारा अब आप उसे अपडेट करें, सुधार करें। और सहयोग का सिद्धांत, सहयोग करने का मतलब क्या है कि सभी का सहयोग जरूरी है, चाहे शिक्षक हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे बच्चों, सबका सहयोग होगा तभी वो योजना सफल होगी। यानी आपने देखा कि शैक्षिक नियोजन का मतलब शैक्षिक नियोजन कब सफल होगा? शैक्षिक नियोजन तभी सफल होगा
जब वहाँ के भौतिक संसाधन और मानवीय संसाधन सब लोग मिलकर बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर शैक्षिक नियोजन की आवश्यकता मैंने बताई और शैक्षिक नियोजन के सिद्धांत है। तो मैंने बताया कि शैक्षिक नियोजन के सिद्धांत में उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए। ठीक है, यानी उद्देश्य एकदम स्पष्ट होने की संस्था के उद्देश्य क्या है। लचीलेपन का मतलब है समय और आवश्यकता का हिसाब से परिवर्तन भी करना है। हमें योजना निरंतर बनानी है, सभी की सहभागिता जरूरी है और हमें बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन किस योजना को प्राथमिकता में रखना है, किसको नहीं रखना है, किसको बाद में करना है, किसको पहले करना है, इस बात का भी ध्यान रखना है। यथार्थवाद का सिद्धांत बताता है कि भाई हमें योजना वास्तव में है ना समाज पर लागू करना है। व्यापकता का मतलब क्योंकि संपूर्ण समाज शैक्षिक नियोजन से प्रभावित होता है, इसलिए हमको योजना ऐसी बनानी है ताकि सबका हित हो। एकीकरण, देखिए विद्यालय की चाहे पुस्तकालय और चाहे विद्यालय का शौचालय, चाहे कैंटीन हो, ये सब आपस में जुड़े हुए होते हैं, अलग नहीं होते हैं। तो यही एकीकरण का सिद्धांत है, क्योंकि उस समय बच्चे पुस्तकालय में भी जाते हैं, बच्चे वाचनालय में भी जाते हैं, बच्चे क्लास भी पढ़ते हैं, तो सभी में एकीकरण, यानी हमें योजना बनाने हमें एकीकरण का ध्यान रखना चाहिए। आर्थिक दक्षता में मैंने आपको बताया कि जो भी पैसा आता है उस पैसे को हम लोग प्राथमिकता के आधार पर कैसे खर्च करें जिससे कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। डाटा आधारित, यानी हमारे पास जो आंकड़े हैं पिछले वर्ष के पुराने आंकड़े, उस आधार पर हम एडमिशन, परीक्षा और अन्य संसाधनों को भी जुटाएं आंकड़ों के आधार पर। सरलता का सिद्धांत बताता है कि चीज़ें बहुत सरल तरीके से लागू करनी चाहिए। सामाजिक न्याय का मतलब मैंने बताया, सामाजिक न्याय का मतलब सभी वर्गों को स्थान देना चाहिए योजना बनाते समय। विकेंद्रीकरण, यानी सारे दायित्व प्रिंसिपल अपने पास ना रख ले, न प्रिंसिपल तानाशाही दिखाए, बल्कि प्रिंसिपल को बांट देना चाहिए, वितरण करना देना चाहिए शक्तियों को। वो केवल मॉनिटरिंग करे, सारे शिक्षकों को बांट दे, कर्मचारियों को बांट दे। दूरदर्शिता, यानी अच्छे है ना शैक्षिक नियोजन के सिद्धांत में दूरदर्शिता होनी चाहिए। आपकी सोच दूरदर्शी होनी चाहिए कि भविष्य में ऐसा होगा, है ना, भविष्य में ऐसा हो सकता है। इन सब भविष्य की बातों को भी ध्यान रखना चाहिए। मूल्यांकन, समय कार्य परिस्थिति के हिसाब से कोई परिवर्तन आते हैं, कोई समस्या आती है, क्या अपडेट करने की ज़रूरत है, चेंज कब फार्म भरे जाएंगे, कब वजीफा का फॉर्म भरा जाएगा, कब क्लास चलेगी, कब पढ़ाई होगी, इन सब बातों का मूल्यांकन करना है। कोई कमी है तो फीडबैक लेके हमको दूर करना चाहिए। संसाधन जुटाने का सिद्धांत क्या कहता है कि हमें और भी संसाधन जुटाने हैं, क्या कमी है बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, कौन कौन से संसाधन की आवश्यकता है। अब प्रभावी संप्रेषण, तो प्रिंसिपल को हमेशा शैक्षिक नियोजन में बच्चों से भी बात करनी चाहिए, शिक्षकों से भी बात करनी चाहिए, कर्मचारियों से बात करनी चाहिए, और शिक्षकों के, बच्चों के, कर्मचारियों के मानवीय पक्ष का भी ध्यान रखना चाहिए। और पर्यावरण के अनुकूल सर्दी, गर्मी, बरसात, है ना, इन सब मौसम को ध्यान में रखते हुए योजना बनानी चाहिए। विधिक अधिकार, जिस व्यक्ति की नियुक्ति जिस पद के लिए हुई है उनके सबके अपने व्यक्तिगत राइट होते हैं, कानूनी अधिकार होते हैं, उन कानूनी अधिकारों को भी ध्यान रखना चाहिए शैक्षिक नियोजन में। समाज भी मूल्यांकन करता है संस्था का, इसलिए सामाजिक मूल्यांकन का सिद्धांत बताता है कि हमें योजना बनाते हुए सामाजिक है ना आधार को भी उसमें योजना में जोड़ना चाहिए। नियोजन की कुछ मान्यताएं होती हैं, है ना, तो नियोजन को भी ध्यान में रखना चाहिए। हमें योजना का निर्माण करना है, फिर उसका क्रियान्वयन करना है, और क्रियान्वयन में जो भी हमें सभी स्तर पर सहयोग चाहिए। हमने योजना कितनी भी अच्छी बना लें, यदि हमको सहयोग नहीं मिलेगा शिक्षकों का, बच्चों का, कर्मचारियों का, तो योजना कभी सफल नहीं होगी। तो इस प्रकार आपने शैक्षिक नियोजन को सुना। शैक्षिक नियोजन को मैंने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में ये नियोजन किसके द्वारा क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, कब करना है, इन सब बातों की चर्चा होती है। ये शिक्षा से संबंधित नियोजन है, शिक्षा संबंधित योजना है। इससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सकता है और बच्चों को सफल हो सकते हैं। इन सब बातों को लेकर मैं चर्चा करी। तो शैक्षिक नियोजन क्या है, शैक्षिक नियोजन की आवश्यकता क्या है, शैक्षिक नियोजन के क्या सिद्धांत हैं, इन सबको लेकर मैंने आज आपको एक वीडियो बनाया जो आपके विद्यालय प्रबंधन एवं नेतृत्व ED BEd 106 BEd सेकंड सेमेस्टर के प्रथम पेपर से संबंधित है। आपने इसको अच्छे से है ना नोट डाउन कर लीजिएगा इन हेडिंग्स को, और नोट डाउन करने के पश्चात आप इनको अपनी कॉपी पेन के साथ नोट कर लेना और इसको पढ़िएगा। बढ़िया हेडिंग मैंने बताई हैं, इन हेडिंग्स को यूज करके आप चीज़ों को है ना अच्छे अपनी कॉपी में लिखिएगा, आपको बढ़िया नंबर्स मिलेगा, है ना। आप मुझसे जुड़े रहिए। मैं डॉक्टर शक्ति सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर मदन मोहन मालवीय PG कॉलेज भटपारा देवरिया, डॉक्टर शक्ति सिंह क्लासेस के थ्रू आपसे है ना रूबरू होता रहता हूँ। आप लोगों से जुड़े रहिए, है ना, और मेरी चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, है ना। और आपको मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।